गाइस वेलकम टू द वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं EMRS TGT साइंस के बारे में। और ये जो नई वैकेंसीज आई हैं, लगभग 400 प्लस वैकेंसीज आई हैं सिर्फ साइंस की हम बात कर रहे हैं गाइस। एंड दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। माय नेम इज अनुज नागर। करंटली आई एम वर्किंग एज TGT साइंस इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली बाय क्वालिफाइंग DSSB TGT नेचुरल साइंस 2021 और NVS में TGT PGT भी मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ, सेलेक्ट हो चुका हूँ। और CTET HTET मल्टीपल टाइम्स मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो चलिए आज बात करते हैं कि इसमें TGT साइंस में एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी पर। तो एलिजिबिलिटी के लिए आपको क्या क्या चाहिए। TGT के लिए आपकी एज होनी चाहिए 35 साल। तो जिन लोगों का DSSB का चांस निकल गया है, DSSB के लिए ओवर एज हो गई है, वहां पर 30 साल एज लिमिट थी, यहाँ पर 35 साल एज लिमिट है। इसके बाद भी रिलैक्सेशन है 10 साल तो महिलाओं के लिए, यानी महिलाएं अगर वो जनरल कैटेगरी में हो 45 साल की उम्र तक ये एग्जाम दे सकती हैं। और SC ST OBC के लिए वही रिलैक्सेशन, OBC को 3 साल का, SC ST को अपना 5-5 साल का रिलैक्सेशन। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो गाइज इस एग्जाम में आपको अगर TGT साइंस में अप्लाई करना है तो आपके पास दो तरीके हैं। और इसी के अराउंड बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बनी हुई है बच्चों के बीच की कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि PCM और PCB को हम क्लियर कर देते हैं। PCM वाले एलिजिबल है सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लिए। अगर उन्होंने 3 साल तक मैथ्स पढ़ा है और सब्सिडरी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री रहे हैं, चाहे 1 साल चाहे 2 साल, वो मैथ के लिए एलिजिबल रहेंगे। और PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले जिन्होंने कॉलेज में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी या ऐसा ही कोई लाइफ साइंस से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट, लाइफ साइंस के नाम से भी अगर आपकी डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हैं साइंस के लिए। तो गाइस TGT साइंस में सिर्फ PCB बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। PCM वाले स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के लिए ही एलिजिबल होंगे। अब मार्क्स देख लेते हैं आपको कितने चाहिए अपने ग्रेजुएशन में। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं अपने ग्रेजुएशन के बेसिस पर तो ग्रेजुएशन में होने चाहिए 50% मार्क्स और साथ में B.Ed में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, फिर आप ये एग्जाम अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है कि आपके BSc में हो 50% मार्क्स और B.Ed में भी हो 50% मार्क्स। लेकिन अगर किसी वजह से BSc में 50% आप नहीं ला पाए तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी MSc की डिग्री दिखा सकते हैं। लेकिन MSc में आपको लाने होंगे 55% मार्क्स और B.Ed में सेम 50% मार्क्स। तो जिन बच्चों के B.Ed में 50% से कम मार्क्स हैं वो तो अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। और अगर BSc में 50% से कम मार्क्स हैं तो आप MSc की डिग्री लगा दीजिए, लेकिन उसमें होने चाहिए फिर 55% मार्क्स। तो ये दो तरीके हैं अप्लाई करने के, दो तरह से आप अपनी एलिजिबिलिटी को प्रूव कर सकते हैं। दोबारा से बता रहा हूँ, TGT साइंस में सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी मेडिकल बैकग्राउंड वाले बच्चे ही एलिजिबल हैं। चाहे आपने लाइफ साइंस के नाम से अपना सब्जेक्ट पढ़ा है, चाहे किसी भी और बायोलॉजी के नाम से अपने अपना सब्जेक्ट पढ़ा है ग्रेजुएशन में, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं TGT साइंस के लिए। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस एटसेट्रा या फिजिक्स मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस एटसेट्रा पढ़ा है तो आप मैथमेटिक्स के लिए ही एलिजिबल है, बशर्ते आपने मैथमेटिक्स को पूरे 3 साल पढ़ा हो। चलिए गाइस अब आगे चलते हैं। तो बैचलर ऑफ एजुकेशन के लिए मैंने आपको बता दिया कि 50% मार्क्स होना अनिवार्य है, नहीं तो आप नहीं दे पाएंगे इस एग्जाम को। और CTET का पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। पेपर 2 की जो भी CTET की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वही सेम कि 82 पर SC और ST के लिए और बाकी जनरल एंड OBC के लिए 90 मार्क्स पर क्वालिफाई होता है। अब देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं TGT मैथ्स के लिए, क्योंकि हमारी कुछ ऑडियंस मैथ्स वाली भी रहती है। तो TGT मैथ्स के लिए मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट, चाहे मैथमेटिक्स आपने एज इलेक्टिव पढ़ा हो चाहे मेन पढ़ा हो, लेकिन ऑल 3 इयर्स आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपने 3 साल तक मैथमेटिक्स पढ़ा अपनी ग्रेजुएशन में, चाहे एज ए इलेक्टिव पढ़ा चाहे मेन सब्जेक्ट पढ़ा, फर्क नहीं पड़ता, पर पूरे 3 साल वो चाहिए। और फिजिक्स कम से कम 1 साल, और या फिर केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस में से कोई भी एक सब्जेक्ट 1 साल। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस में से कोई भी सब्सिडरी सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है 1-1 साल तो आप एलिजिबल हैं। पर सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी वाली बात तो यही है कि मैथ्स आपके पास होना चाहिए 3 साल। तो पॉइंट नंबर 1 जो लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सारे TGT मैथ के लिए एलिजिबल है। बात करें साइंस की तो यहाँ मामला गड़बड़ा जाता है, वही PCM और PCB वाली कंफ्यूजन यहाँ पर आ जाती है। PCM की बात करें तो बिल्कुल आप लोग एलिजिबल नहीं हैं इस पोस्ट के लिए। PCB वाले बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, चाहे आपने किसी नाम से अपनी ग्रेजुएशन को किया है, बायोलॉजी या लाइफ साइंस के नाम से, बॉटनी जूलॉजी के नाम से आपने किया है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल है। चाहे ऑनर्स किया है चाहे एज ए मेन सब्जेक्ट
सब्जेक्ट आपने या पास कोर्स जिसे हम बोलते हैं सिंपल बीएससी आपने वो की है तो भी आप एलिजिबल है। लेकिन 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 ध्यान रखना है बीएससी ऑनर्स अगर आपने केमिस्ट्री से की है तो वहां गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि बीएससी ऑनर्स में क्या होता है, केमिस्ट्री तो आप 3 साल पढ़ेंगे, बाकी जो बॉटनी या जोलॉजी और कोई भी सब्सिडरी सब्जेक्ट है वो या तो आपके पास 1 साल रहता है या 2 साल रहता है, तो वहां गड़बड़ हो जाएगी। अब क्योंकि आपने पूरे 3 सालों तक वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है बायोलॉजी का, तो इसलिए यहाँ आपकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है ये सभी जो बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं आपको 3 साल पढ़े हुए होने चाहिए, और बाकी का कोई भी सब्सिडरी सब्जेक्ट है वो 1 साल या जिसे 2 सेमेस्टर कहते हैं आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी वाले ही चल पाएंगे, चाहे बायोलॉजी के नाम से, लाइफ साइंस के नाम से, बॉटनी और जोलॉजी के नाम से। अब कई बच्चों का डाउट हो सकता है कि हमने तो बीएससी बायोटेक की है या बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से की है, तो वहां पर अब कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, क्योंकि देखो यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक या ऐसा कोई भी अलाइड साइंसेज मेंशन्ड नहीं है। हाँ, लाइफ साइंस जरूर मेंशन्ड है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या लाइफ साइंसेज को इनके इक्विवेलेंट माना जाएगा या इनको लाइफ साइंसेज के इक्विवेलेंट समझा जाएगा या नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ भी क्लियरली मेंशन्ड पूरे नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं है। फिर भी एक बार मैं रिसर्च करके अगली वीडियो में अगर मुझे ऐसा कोई भी उम्मीद मिली जिससे कि माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर पाए, अगर कोई भी उम्मीद मिली, इनके रिक्रूटमेंट रूल्स को भी मैं रिसर्च कर लूंगा, वहां से कोई भी उम्मीद मिली तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। अभी के लिए बीएससी बायोटेक और माइक्रोबायो के लिए कुछ भी मेंशन्ड यहाँ पर नहीं है। लाइफ साइंस के लिए मेंशन्ड है, बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी के लिए मेंशन्ड है, और सब्सिडरी सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे केमिस्ट्री हो, बॉटनी जूलॉजी, कुछ भी चलेगा। ज्यादातर के पास केमिस्ट्री ही रहता है, और जो ओनर्स वाले हैं उनके पास तो एक एक दो दो साल ये सब्सिडरी सब्जेक्ट रहते ही हैं। तो गाइस अभी तक हमने बात की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, अब बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए कोई भी टीचिंग एग्जाम हो सिलेबस एनसीईआरटी से ही रहता है। एनसीईआरटी इज द होली बुक फॉर एनी टीचिंग एग्जाम, और मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स हैं उसमें एनसीईआरटी का रोल एकदम इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखिए पहला जो चैप्टर दिखाया गया इफेक्ट्स ऑफ करंट, आप इसको देखेंगे ना शुरू से लेके एंड तक सारे के सारे टॉपिक्स 10th क्लास की एनसीईआरटी में कवर हो जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं करेंगे कि हम 11th 12th में जाएंगे। हाँ, जिनका बैकग्राउंड फिजिक्स में रहा है, पर अगेन फिर बात वही है, अगर आपका बैकग्राउंड फिजिक्स में रहा है यानी कि आप पीसीएम वाले हैं तो आप तो एलिजिबल ही नहीं है साइंस के लिए, तो आप तो इस रेस से वैसे ही बाहर है। इसलिए आपको देखने को मिलेगा इस पूरे एग्जाम में, टीजीटी साइंस वाले एग्जाम में, जो फिजिक्स है वो सिर्फ 10th लेवल की आ रही है, केमिस्ट्री को थोड़ा सा हाई लेवल किया गया है, और बायोलॉजी को भी थोड़ा सा ओवरलैप किया गया है 11th 12th के साथ। तो स्ट्रेटजी क्या रहेगी वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ सिलेबस और एलिजिबिलिटी पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए ये सारे ही टॉपिक्स 10th में कवर हो जाएंगे। लाइट के जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं सारे ही टॉपिक्स 10th की एनसीईआरटी में कवर हो जाते हैं। सोर्सेस ऑफ एनर्जी बिल्कुल 9 10th के एनसीईआरटी में कवर्ड है। मोशन फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ सब कवर्ड है। ग्रेविटेशन भी कवर्ड है 10th तक, फ्लोटिंग वाला भी कवर्ड है, साउंड भी कवर्ड है, 9 10th में सब आ जाता है। मैटर नेचर एंड बिहेवियर ये सब 9th की एनसीईआरटी में क्लियरली दिया है, वहीं से हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। गाइस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 9 10th की बुक्स इनफ नहीं है, एनसीईआरटी इनफ नहीं है, तो देखिए 9 10th की एनसीईआरटी करने के बाद हम डिफरेंट पब्लिकेशंस की बुक्स में से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, तो उतना ही काफी है, उससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत भी नहीं। क्योंकि हमें डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए भी प्रिपेयर करना है, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए अगर प्रिपेयर करना है तो डिटेल में हमें जानना होगा इन्हीं टॉपिक्स के। तो टॉपिक्स हम यही रखेंगे, लेकिन बहुत इतनी भी गहराई में नहीं उतरेंगे कि हमारा सिलेबस ही पूरा ना हो पाए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बिल्कुल सारे के सारे वही टॉपिक्स हैं जो 9th में दिए गए हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हाँ अभी ये पुरानी एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, नई वाली में शायद ना मिले, मेरे ख्याल से इसको हटा दिया गया है नई एनसीईआरटी में। कोई नहीं, अपने पास पुरानी भी पड़ी है उसमें से करेंगे। केमिकल सब्सटेंसेस, अब देखिए अब जहां केमिस्ट्री शुरू होगी वहां थोड़ा थोड़ा 11 12 का टच आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला टॉपिक जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वैसे तो 9th की एनसीईआरटी 10th की एनसीईआरटी में आई थिंक ये दिया हुआ था पुरानी वाली में, लेकिन अगर नहीं भी मिलता है तो हम इसको 11th वाली एनसीईआरटी से कर सकते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस की बात करें, नेचर एंड
बिहेवियर ऑफ एसिड बेस, ब्रोंस्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट आ गया 11th का कॉन्सेप्ट। तो ये कुछ बेसिक लेवल पर ही रहेगा, बहुत ज्यादा डीप में तो जाएगा नहीं, तो इसको भी हम कर लेंगे। केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये तो 10th में ही दिया हुआ है। मेटल नॉन मेटल 10th में ही दिया हुआ है, सारे टॉपिक्स हैं 10th में। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का जो यहाँ तक का जो पार्ट है ये सब कुछ 10th तक में दिया हुआ है, पर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको 12th की एनसीईआरटी से थोड़ा सा बेसिक लेवल पर करना पड़ेगा। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बिल्कुल ये भी आपको 9-10th पर मिल जाएगा, पर यहाँ पर गंगा एक्शन प्लान के बारे में स्पेशली दिया है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा। और मैन मेड मटेरियल ये सारे 8th क्लास के एनसीईआरटी में है गाइस। अगर 8th वाली से भी आपका पेट ना भरे तो आप 12th क्लास की एनसीईआरटी केमिस्ट्री की तरफ जा सकते हैं। लाइफ प्रोसेसेस सारा का सारा 10th में है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन 10th में है। A to Z सारे टॉपिक्स है गाइस 10th तक। रिप्रोडक्शन की बात करें है 10th में। हेरिडिटी एवोल्यूशन ये भी 10th में है। ह्यूमन आई ये भी 10th में दिया हुआ है। नेचुरल रिसोर्सेज ये भी 9-10th के एनसीईआरटी में मिल जाता है। टिश्यूज बिल्कुल दिया है 9th में। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ये 9th क्लास के एनसीईआरटी में है। वाइड वी फॉलिल ये भी 9th क्लास के एनसीईआरटी में है। और जो ये टॉपिक्स हैं ये टॉपिक्स सेम टॉपिक्स ओवरलैप होते हैं 11th और 12th की एनसीईआरटी बायोलॉजी में भी, तो वहां से भी लिंकेज बनाकर हम इसको पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज, अब गाइस ये जो टॉपिक है इसको हम कैसे कर सकते हैं, 12th क्लास की एनसीईआरटी बायोलॉजी की जो लास्ट यूनिट है वहां पर ये सारी की सारी चीजें बड़े डिटेल में मेंशन्ड है। और 12th क्लास की एनसीईआरटी केमिस्ट्री के आई थिंक लास्ट के 2 चैप्टर है, वहां पर भी कुछ कुछ चीजें मेंशन्ड है। केमिकल फॉर्म यानी उसमें जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है उस पर फोकस ज्यादा किया गया है। हालांकि 12th क्लास की एनसीईआरटी की लास्ट यूनिट हम कर लेंगे तो उससे भी बात बन जाएगी। तो गाइस इसके बाद लास्ट पोर्शन बचता है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये तो आपको 9th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो देखिए जो सिलेबस है, जो सिलेबस की अगर हम बात करें तो फिजिक्स ज्यादातर 10th क्लास के एनसीईआरटी से, ज्यादातर क्या सारी ही 10th क्लास के एनसीईआरटी से। केमिस्ट्री की बात करें अप टू 12th टच किया गया थोड़ा थोड़ा सिर्फ बेसिक लेवल पर। बायोलॉजी को रखा गया है एकदम आप समझ सकते हैं मिस्टीरियस जोन में, यानी टॉपिक्स के नाम दे दिए हैं पर पर्टिकुलरली अंदर घुसकर ये नहीं बताया कि कहां तक पूछा जाएगा। तो यहाँ आपको 11th और 12th तक बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। और आप ये समझिए इस एग्जाम में टीजीटी ईएमआरएस टीजीटी एग्जाम में जो लोग एलिजिबल है पीसीबी वाले ही एलिजिबल है। तो ये एग्जामिनर को भी पता है कि इन बच्चों की फिजिक्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो सिर्फ 10th लेवल की फिजिक्स दी गई। केमिस्ट्री पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में तो थोड़ी थोड़ी एडवांस लेवल की केमिस्ट्री दी गई, लेकिन वो भी बेसिक लेवल पर ही है, एनसीईआरटी से काम चल जाएगा। बायोलॉजी सब पढ़ते हैं, डीप में पढ़ते हैं और डिग्रीज करते हैं, इसमें कोई स्पेशलाइजेशन कर रहा है तो इसलिए बायोलॉजी पर हम स्पेशल ध्यान देंगे और बायोलॉजी हमें डीपली 11-12 तक करनी पड़ेगी। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। कंपटीशन होगा बायोलॉजी में ही, क्योंकि फिजिक्स बेसिक लेवल की आएगी, केमिस्ट्री बेसिक लेवल की आएगी और बायोलॉजी आएगी बिल्कुल डीप में। और सभी पीसीबी वाले स्टूडेंट्स बायोलॉजी तो पढ़ेंगे ही क्योंकि उनकी माँ है बायोलॉजी। और जब सभी बायोलॉजी पढ़ेंगे तो अप्रोक्सीमेटली सारे बच्चे सारे ज्यादातर क्वेश्चंस बायोलॉजी के अटेम्प्ट कर देंगे। अब कंपटीशन ब्रेक कैसे होगा, अब जो बच्चा फिजिक्स को इग्नोर करेगा और दूसरा बच्चा अगर फिजिक्स को थोड़ा भी पढ़ लेगा तो वह अपने आप आगे निकल जाएगा। गाइस समझिए हम सभी बायोलॉजी वाले अगर स्टूडेंट्स हैं, हम सब ने बायोलॉजी इक्वली पढ़ी है तो एज उसी बच्चे को मिलेगा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा कर लेगा। और देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस ज्यादातर 10th लेवल का ही है, फिजिक्स का तो पूरा ही 10th लेवल का है, केमिस्ट्री के थोड़े वो टॉपिक्स उठाए गए 11-12 के, तो उन पर भी आप फोकस करिए। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूंगा एनसीईआरटी सीरीज। और इसमें हम बायोलॉजी से शुरू नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है आप सभी को बायोलॉजी पहले से आती है और आप कर लेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री से, फिर हम करेंगे फिजिक्स। तो पहले केमिस्ट्री के टॉपिक्स को कवर करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, फिर फिजिक्स के टॉपिक्स को कवर करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जो भी इस सीरीज के लिए एक्साइटेड है, जो चाहते हैं कि मैं इस सीरीज बनाऊं, कंप्लीट सीरीज आपको पढ़ाऊं, तो कमेंट्स में बताइए, अपना प्यार दिखाइए और मुझे बड़ी खुशी होगी ये वीडियोस बनाते हुए। तो गाइज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सिर्फ सिलेबस को और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। अगर आप चाहते हैं कि एक डिटेल स्ट्रेटजी हम बनाएं, डिटेल स्ट्रेटजी बुक्स कौन सी यूज करेंगे, कहां से कितना पढ़ेंगे, एक स्ट्रेटजी वीडियो आप चाहते हैं सारे सिलेबस के लिए, मैं टियर 1 और टियर 2 दोनों की बात कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव की स्ट्रेटजी कैसे बनाए, अगर आप चाहते हैं एक स्ट्रेटजी पर स्पेशल वीडियो आए तो कमेंट्स में बताइएगा। इस कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए। अगर इस वीडियो पर लगभग 50 या 100 लाइक्स आते हैं तो मैं बिल्कुल एक स्ट्रेटजी के लिए अलग से
वीडियो बना दूंगा, क्योंकि देखिए स्ट्रेटजी वीडियो बनाने में मुझे भी काफी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। तो अगर ज्यादा लोगों को उसका बेनिफिट नहीं हो पा रहा है तो बनाने का फायदा नहीं है। इसलिए लाइक करिए ताकि मुझे पता चले कि लोगों को जरूरत है स्ट्रेटजी वीडियो की। तो गाइज इस वीडियो से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय, सायोनारा।